गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज की क्लास में हम लोग एक एशिया का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे और जो कि अतीत काल से ही काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद है और आज भी ये विवाद का कारण बना हुआ है। उसके पीछे कई रीज़न हैं। एक तो ये कह सकते हैं वो क्षेत्र है कि कई धर्म से रिलेटेड आपका संबंधित है और कई धर्मों की जननी भी कहा जाता है वो। तो बात करेंगे हम लोग पश्चिमी एशिया से रिलेटेड, है ना। तो आज का जो टॉपिक है आप लोगों का पश्चिमी एशियाई देश, पश्चिमी एशियाई देश। मानचित्र में देखा जाए तो ये वाला जो पोर्शन आपका ऐसे इस तरह से आता है, ये आपका बच्चों है रेड सी। इसका नाम क्या है? रेड सी या लाल सागर कहते हैं इसी को। इसे नाम दे दिया गया है रेड सी। इसमें रेड कलर की एल्गी पाई जाती है ना। एल्गी जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि नीले हरित शैवाल होते हैं, तो यहाँ पे जो एल्गी यानी शैवाल पाए जाते हैं वो रेड कलर के पाए जाते हैं और इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया है रेड सी, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग लाल सागर कह सकते हैं इसे। लाल सागर। इसके बाद दूसरा पार्ट इसमें देखें हम लोग, ये जो इस तरह से ऐसे आपका है, इसे नाम दिया जाता है स्वेज की खाड़ी कहते हैं इसे। क्या नाम कहते हैं इसे? स्वेज की खाड़ी। स्वेज की खाड़ी। और इसके पूरब में देखें हम लोग, पूरब की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ ये कौन सी खाड़ी है? अकाबा की खाड़ी है। इसका नाम क्या है? अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी। और बीच वाला जो हिस्सा आपका रह गया उसे नाम दे दिया जाता बच्चों से सिनाई प्रायद्वीप कहते हैं इसे। इसे क्या नाम दिया जाता है? सिनाई प्रायद्वीप कहते हैं। सिनाई प्रायद्वीप। तो यहाँ से देखिए हम लोगों ने एक चीज़ सीखा, जो पश्चिमी एशिया का जो पश्चिमी भाग है, जो लाल सागर के द्वारा अफ्रीका से अलग हो रहा है, और इसी लाल सागर में एक आपका प्रायद्वीप है, उसे नाम दिया जाता है सिनाई प्रायद्वीप। उसे क्या नाम दिया जाता है? सिनाई प्रायद्वीप। प्रायद्वीप की परिभाषा देखिए क्या बताई गई थी? ऐसा भूभाग जो तीन ओर से क्या हो? वाटर से घिरा हो। तीन ओर से वाटर से घिरा हो और एक ओर से क्या होना चाहिए? वो लैंड से घिरा होना चाहिए, उसी को प्रायद्वीप कहते हैं। तो सिनाई प्रायद्वीप के अगर पूरब की ओर देखें हम लोग, पूरब की ओर, तो पूरब की ओर अकाबा की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, और पश्चिम की ओर यहाँ पे देखें हम लोग
तो पश्चिम की ओर क्या मिलेगा? स्वेज की खाड़ी, स्वेज की खाड़ी। और दक्षिण की ओर अगर देखा जाए, साउथ की ओर, तो साउथ की ओर क्या मिल जाता आपको? लाल सागर, लाल सागर। और उत्तर में आपका जो इजराइल वाला भू क्षेत्र है, उस भू क्षेत्र से यानी ये घिरा हुआ, तो इस प्रकार ये आपका सिनाई प्रायद्वीप हुआ। अब बात आती है कि सिनाई प्रायद्वीप है क्या चीज़, इतना ज़्यादा विवादों में क्यों ये घिरा रहता है ये? तो सिनाई प्रायद्वीप की अगर बात देखें हम लोग, तो किस देश के अंतर्गत आता है? तो उत्तर क्या होगा आपका? मिस्र का भाग है ये, ठीक है। उत्तर क्या होगा आपका? ये मिस्र का ये पार्ट है, यानी इसी के इस साइड आपका मिस्र वाला ये एरिया आपका लग जाएगा। तो मिस्र को क्रॉस कॉन्टिनेंटल कहा जाता है। मिस्र को क्या कहा जाता है? क्रॉस कॉन्टिनेंटल, क्रॉस कॉन्टिनेंटल। क्रॉस मतलब पार कर जाना, और कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीप, यानी अपने महाद्वीप को छोड़ करके दूसरे महाद्वीप में यानी चले जाना, उसी को नाम दिया जाता है क्रॉस कॉन्टिनेंटल। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो क्रॉस कॉन्टिनेंटल के नाम से जाना जाता है, या अफ्रीका का कौन सा देश है जो क्रॉस कॉन्टिनेंटल के रूप में विकसित है? तो उत्तर क्या होगा आपका? मिस्र। तो मिस्र का जो आपका सिनाई वाला प्रायद्वीप क्षेत्र है, ये किस में आएगा? आपका एशिया के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है ये, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ एक आपको जल संधि मिलेगी, यहाँ एक जल संधि मिलती है। जल संधि का क्या नाम है? बाब अल मंडेब, ठीक है ना, बाब अल मंडेब जल संधि, बाब अल मंडेब जल संधि, बाबल मंडेब जल संधि। तो इस प्रकार अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन, कौन सी जल संधि है जिसके द्वारा एशिया और अफ्रीका की सीमा बनती है? कौन सी जल संधि है जिसके द्वारा एशिया और अफ्रीका की सीमा बनती है? तो उत्तर क्या बताएंगे? बाब अल मंडेब जल संधि के द्वारा क्या हो जा रही है? सीमा बना रही है। सिनाई प्रायद्वीप के उत्तर वाला जो पोर्शन देखें, हाँ, तो यहाँ पे आपको एक सागर मिलेगा, उसका नाम है भूमध्य सागर। क्या नाम उसका? भूमध्य सागर आपका ये है। अब इस भूमध्य सागर से पूरब की ओर जाने पर, या लाल सागर के साथ पूरब की ओर जाने पर हम लोगों को जो मिलता है, जो देश मिलते हैं, उन्हीं देशों को नाम दिया जाता है पश्चिमी देश कहते हैं। उसी को, उसे क्या कहते हैं? पश्चिमी देश कहा जाता है। या ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री अगर देशांतर से तुलना करते हैं हम लोग, किससे करें हम लोग? 0 डिग्री देशांतर से अगर तुलना किया जाए, तो 0 डिग्री देशांतर देखिए कहीं ना कहीं आपका इस तरफ आएगा, ऐसे 0 डिग्री देशांतर। इसी को क्या नाम दिया जाता है? GMT रेखा कहते हैं। क्या नाम कहते हैं? GMT रेखा कहते हैं। GMT रेखा से राइट हैंड साइड जाने पर जो देश पड़ते थे, उन्हीं को पूर्वी देश कहा जाता था। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? पूर्वी देश। और GMT से पश्चिम की ओर जाने पर जो देश पड़ते हैं, उसे पश्चिमी देश कहा जाता है। ये तो ब्रिटेन के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये पूर्वी देश। किसके अंतर्गत आ जाएगा? पूर्वी देश। और पूर्वी में भी देखें क्या होगा कि जो एशिया का जो पूर्वी, यानी इस GMT से अगर तुलना करें, तो GMT से एशिया किधर है? पूरब की ओर है ना।
अब इसमें जो सबसे किनारे वाले जो पोर्शन थे एशिया को, उसको पूर्वी एशियाई कहा, ठीक, और बीच वाले जो भाग थे उसी को मध्य एशियाई कहा, है ना, मध्य देश कहा। तो जो मिडलैंड थ्योरी आती है आपकी, जो मिडलैंड थ्योरी आती है वो इन्हीं देशों से यानी मिलकर के आपकी बनी थी, वो है ना। जो बात आती है मिडलैंड थ्योरी की बात आती है, किसने दिया था? मिडलैंड शब्द का प्रयोग किसने किया है? मैकिंडर ने किया था, है ना। किसने किया था? मैकिंडर ने किया था। कहाँ का था मैकिंडर? मैकिंडर है कहाँ का था? यूके का था। कहाँ का था? यूके यानी ब्रिटेन का था। ये एक ऐसा भूगोलवेता जो भूगोल के साथ साथ रुचि रखने में राजनीति में भी सक्रिय था, ये, है ना, ठीक। हाँ, उत्तर क्या होगा? मैकिंडर। आया है क्वेश्चन, इसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोलवेता है जो भूगोलवेता होते हुए राजनीति में भी यानी सक्रिय था, ठीक। तो उत्तर क्या होगा आपका? ये मैकिंडर। सर की उपाधि भी मिली है इनको, ठीक। और भूगोल में अगर प्रोफेसर की बात करें तो पहला जो प्रोफेसर नियुक्त होने वाले थे वो कौन थे आपके? मैकिंडर थे ही, ठीक ना। तो मैकिंडर के अनुसार अगर तुलना करें तो जो मध्य देश कहा गया है, तो मध्य देश आपके इसी के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जीएमटी से जो सबसे ईस्ट की तरफ था पूर्वी, और जो इधर थे आपके, है ना, ये नियरेस्ट पूर्वी, और मध्य वाले क्या आ जाएगा? मध्य पूर्वी क्षेत्र आ जाते थे ये। तो मिडलैंड थ्योरी आपकी यहीं से आती है ये। या इसी को मैकिंडर ने जो नाम दिया था हार्टलैंड कहा था। इसी को क्या है? हार्टलैंड कहा था, हृदय स्थल कहा है, हृदय स्थल, ठीक। मिडलैंड क्या आपका? इसे हृदय स्थल के देश के अंतर्गत आपके रखे गए थे ये, ठीक। और इसकी जो पुस्तक आती है 1904 में, कौन सी पुस्तक थी? द पावेट ऑफ द हिस्ट्री, है ना, द पावेट ऑफ द हिस्ट्री, ठीक। हिस्ट्री की पुस्तक थी। और इसी पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले किसका जिक्र किया है? हृदय स्थल के बारे में बताया था ये। अगली जो पुस्तक आती है मैकिंडर की 1919 में आती है। 1919 कौन सी पुस्तक थी 1919 में? 1919 में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी आई है? डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक ऑफ द वर्ल्ड रियल डेमोक्रेटिक ऑफ द वर्ल्ड आइडियल एंड क्या था? आइडियल एंड डेमोक्रेटिक, आइडियल एंड रियल, है ना। ये था डेमोक्रेटिक है, आइडियल एंड रियल की पुस्तक आ रही है। तो इस पुस्तक में इन्होंने जो डेमोक्रेटिक की जो वास्तविकता बताई है, रियलिटी की बात की है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। रियलिटी, ठीक ना।
और जो तीसरी पुस्तक आती है 1943 है 1943 राउंड ऑफ द वर्ल्ड राउंड ऑफ द एंड राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस इनकी ये पुस्तक आ रही है। ठीक ठीक, तो ये इनकी यानी 3 प्रमुख रचनाएं आ रही हैं। अब चूंकि जो पश्चिमी एशिया है, इसी पश्चिमी एशिया का जो उत्तर वाला जो क्षेत्र आता है ये काला सागर और ये आपका है कैस्पियन सागर। इधर है ये काला सागर और यहाँ पे है आपका ये कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर क्या कारण ऐसा रहा होगा कि इसने इसको इतना ज़्यादा जिक्र क्यों किया था? मैकिंडर जो है इसको इस क्षेत्र को हृदय स्थल बताने का कोई ना कोई कारण तो जरूर रहा होगा। क्यों ऐसा रहा होगा, क्या कारण रहा होगा कि जो हृदय स्थल पर शासन करेगा वो पूरे विश्व पर राज्य करेगा? तो ये वाला क्षेत्र अगर देखें हम लोग अवलोकन करें तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है आपका ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री के रूप में जाने जाते हैं, है ना। खनिज तेल संसाधन से क्या है, पूरा का पूरा परिपूर्ण एरिया है। चाहे आपका काला सागर वाला एरिया ले लिया जाए, चाहे कैस्पियन सागर वाला ले लिया जाए, चाहे फारस की खाड़ी वाला क्षेत्र ले लिया जाए, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे खनिज संसाधन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। और आज भी देखिए क्या है कि जिसके पास खनिज संसाधन का भंडार है, ऊर्जा यानी एनर्जी का भंडार है, वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, है ना। तो मैकिंडर है अगर इसको बता रहे हैं, हृदय स्थल बता रहे हैं, केंद्र स्थल बता रहे हैं इसको, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र क्या थे, संसाधन से, खनिज संसाधन से रिलेटेड क्या थे, काफ़ी ज़्यादा परिपूर्ण था ये, है ना। और उस समय की बात है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ है, भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, तो उस समय जो औद्योगिक की जो एक प्रारंभिक अवस्था थी, उस समय क्या था, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यक थी। क्यों? क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा का उतना ज़्यादा ज्ञान था ही नहीं किसी के पास। सब क्या थे, इसी परंपरागत ऊर्जा के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट थे। हाँ, तब उस समय काफ़ी ज़्यादा किनारे, हाँ, समृद्ध था पूरा, है ना। तो इस समृद्धि का ये जो मेन कारण था इसका, ये ठीक ना, ये समृद्धि का सबसे बड़ा कारण था। जैसे अगर भारत की बात करें हम लोग कि इतना ज़्यादा जैसे गुजरात को क्यों बताया जाता है ना, गुजरात इतना संपन्न क्यों है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि वहाँ पर जो खनिज संसाधन से यानी काफ़ी भरा पड़ा था, वो उद्योगों का डेवलपमेंट वहाँ पे आसानी से हो गया। मुंबई की बात करें, मुंबई हाई था वहाँ पे, है ना, उसका यानी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा हो गया। तो ये सब, फिर गुजरात की बात, सॉरी आंध्र प्रदेश की बात करें, केजी बेसिन, तो ये सब यहाँ क्या है कि वहाँ पे रॉ मटेरियल इतने ज़्यादा यानी सब पाए गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा संसाधन यानी परिपूर्ण हो गए, डेवलप हो गया, यानी प्रारंभिक उद्योगों का विकास यानी काफ़ी तेज़ी से हो गया। ठीक, और इसके बाद ये वाला जो पार्ट देखते हैं, ये इसे क्या नाम दिया जाता है, फारस की खाड़ी कहते हैं इसे। इसे क्या नाम दिया गया है, फारस की खाड़ी कहा गया इसे,
क्या दिया है? फारस की खाड़ी, यानी नाम दिया गया है। और इसी फारस की खाड़ी में जो स्थित देश थे, उन देशों को क्या नाम दिया गया है? गल्फ कंट्री कहा गया है, खाड़ी देश कहते हैं उसी को। गल्फ कंट्रीज कहा गया, खाड़ी देश कहा गया है। यहां पे एक जल संधि आपको मिल जाती है ऐसे, हरमुज जल संधि। कौन सी जल संधि मिलेगी? हरमुज जल संधि मिल जाती है। हरमुज जल संधि मिल जाती है। और इस हरमुज जल संधि के द्वारा जो ईरान है आपका, ये जो अरब प्रायद्वीप है, दोनों के बीच की क्या बना रही है? सीमा बना देती है। यहां पे एक पर्वत आपको मिलेगा, काकेशस पर्वत। यहां पे क्या मिलेगा? काकेशस पर्वत मिल जाएगा। काकेशस पर्वत मिल गया। ये कौन सा सागर है? ये छोटा सा कौन सा सागर है? काला सागर के जस्ट ऊपर कौन सा सागर है? मरमरा। कहाँ मरमरा जी आएगा यहाँ पे? एजो सागर, ठीक है ना। कौन सा सागर है? एजो सागर। अभी मरमरा के पास भी आते हैं हम लोग। एजो सागर। काला सागर और एजो सागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कौन सी जल संधि है वो? काला सागर और एजो सागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब क्वेश्चन आता है वो कौन सी जल संधि है जो दोनों को आपस में लिंक करती है? कैरिच या कर्च कहते हैं उसी को। क्या नाम दिया जाता है? आप जितना भूलेंगे उतना आपको रिमाइंड करवाएंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। और अंत में ये सारी चीज़ें आपके जुबान पे याद होगा, ठीक है। बाई द वे अगर भूल भी गए तो ऑप्शन आएगा तो वहाँ से आपका गलत नहीं होगा। कैरिच जल संधि, कैरिच जल संधि। यहाँ पे आते हैं, एक सागर अब आपको यहाँ मिलेगा। एक सागर यहाँ मिलेगा काला सागर के दक्षिण में। ये कौन सा है? मरमरा सागर है, ठीक है ना। इस सागर का क्या नाम है? मरमरा सागर है। मरमरा सागर। और मरमरा सागर के उत्तर में अगर जाएं हम लोग, यहाँ ये कौन सा क्षेत्र आता है? मरमरा सागर के थोड़ा सा उत्तर में इस्तांबुल। क्या नाम आएगा इसका? इस्तांबुल। बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं और क्वेश्चन खूब आते हैं इस पे। जितना बारीक है क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है। इस्तांबुल। इस्तांबुल। इस्तांबुल पर किसका अधिकार है? इस्तांबुल पर किसका अधिकार है? टर्की का अधिकार है ये, है ना। टर्की का ये पार्ट है। इस तरह से
टर्की भी देखिए क्या और आपका क्रॉस कॉन्टिनेंटल देश हो गया, है ना। टर्की भी क्या हो गया आपका क्रॉस कॉन्टिनेंटल हो जाता है। अब आती है बात है कि काला सागर और मरमरा सागर आपस में जो जुड़े हुए हैं वो कौन सी जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो उत्तर क्या होगा आपका बासपोरस जल संधि के द्वारा। वहाँ लिखे ऊपर दिखाई दे रहा है वासपोरस जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है ये, ठीक। वासपोरस जल संधि के द्वारा ये आपस में लिंक है ये। इस तरफ आ जाता आपका एक सागर और है एजियन सागर। यहाँ पे कौन सा आता है? एजियन सागर। एजियन सागर कौन सा जल संधि है जो एजियन सागर और मरमरा को आपस में जोड़ रहा है? डार्डानेल्स, ध्यान रखिएगा, है ना। डार्डानेल्स जल संधि है जो इन दोनों को आपस में लिंक करता है, ठीक। जिन लोगों ने यूरोप का अगर नहीं देखा है तो यूरोप वाले वीडियो देख लीजिएगा, है ना, उससे सब पढ़ा है इसको, ठीक। डार्डानेल्स जल संधि। अब यहाँ से देखिए एक हम लोगों को सीमा मिल जाती है ना, पश्चिमी एशिया को जो अलग करने वाली सीमा आ जाती है। एजियन सागर, एजियन सागर से हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? मरमरा सागर में जा रहे हैं। कौन सी जल संधि का प्रयोग कर रहे हैं? डार्डानेल्स जल संधि का प्रयोग कर रहे हैं। मरमरा सागर से हम लोग कहाँ चले जा रहे हैं? काला सागर में चले जा रहे हैं। यहाँ पर कौन सी जल संधि का प्रयोग करेंगे? वासपोरस जल संधि का प्रयोग करेंगे। फिर काला सागर से हम लोग चले जा रहे हैं एजोस सागर में, और यहाँ पर कौन सी जल संधि है? कैरिच जल संधि। 3 महत्वपूर्ण जल संधियाँ आपको यहाँ पे मिलती हैं ये, ठीक, जो कि मध्य एशियाई देशों में जाने का एक आपको मार्ग मिल जाता है कि कैसे यहाँ से जल क्षेत्र से किस तरह से यानी यहाँ पे हम लोग पहुँचे सकते हैं हम लोग, ठीक। तो जल क्षेत्र का अगर बात करें तो एटी महान भूगोलवेत्ता है ना, एटी महान, जो कि बताते हैं कि जिसकी जल शक्ति सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा पावरफुल देश होगा। और इसी को आगे यानी बताने वाले थे, कौन थे? जल शक्ति को जल शक्ति को और आगे डेवलप करने वाले कौन से भूगोलवेत्ता थे? स्पाइकमैन थे। कौन से थे? स्पाइकमैन थे। वही स्पाइकमैन हैं जो कि हृदय स्थल सिद्धांत के क्या है? आलोचक हैं स्पाइकमैन। स्पाइक, इनकी थ्योरी कौन सी है? रिमलैंड है। इनकी थ्योरी कौन सी है? रिमलैंड थ्योरी है। और इनकी जो पुस्तक थी बहुत ही प्रसिद्ध थी, कौन सी थी? ज्योग्राफी ऑफ द पीस। ज्योग्राफी ऑफ द
पीस। यहाँ पे देखिए जो आपको एजेओ सागर बताया गया है, ये एजेओ सागर के इस वाला जो पोर्शन है ये कौन सा भाग है? यही सबसे विवाद का कारण बना हुआ है वर्तमान में। क्रीमिया, कौन सा पार्ट है ये? क्रीमिया। और क्रीमिया के उत्तर वाला पोर्शन आपका यूक्रेन आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यूक्रेन आ जाता है। ठीक, रसिया की जल शक्ति कैसी है? पावरफुल है कि नहीं? रसिया की जल शक्ति की अगर बात करें पावरफुल है, तो उसकी शक्ति पावरफुल नहीं है, उतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना? कारण क्या है? देखिए, उत्तर वाला जो पोर्शन है आर्कटिक सागर जो कि बर्फ़ से घिरा हुआ है, पूरब वाला जो पार्ट है आपका जापान जैसे देश हैं, कोरिया जैसे देश हैं, ये लोग ज़्यादा उसको यानी प्रैक्टिस करने देंगे नहीं। ठीक ना? तो उस तरह से उसको यानी भू क्षेत्र मिल ही नहीं पाता है उतना। ठीक, तो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना कि अमेरिका यानी है ये। और वो इसी से यानी नाटो से यानी डरा हुआ था ये, कि अगर ये जल शक्ति का यहाँ पे केरिची जल संधि के द्वारा होते हुए अगर यहाँ एजो सागर में आ गया तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। और रसिया ने यूक्रेन पर जो आक्रमण किया है, किस शक्ति का प्रयोग किया है? वायु शक्ति का। किसका है? वायु शक्ति का प्रयोग किया है। तो वायु शक्ति को प्रबलकारी बताने वाले भूगोलवेत्ता कौन थे? सेवेरेस्की। क्या नाम था? सेवेरेस्की। याद रहेंगे सबके सब? सेवेरेस्की, या इसी को बताया गया था सेवर स्काई। सेवर स्काई करके याद कर लीजिएगा सेवेरेस्की को। ठीक ना? तो यहाँ से देखिए हम लोग एक बार पुनः इसको देख लेते हैं क्या क्या इसमें था ये। ठीक, देखिए पश्चिमी एशिया की अगर बात करें हम लोग तो इसके पश्चिम में आपको एक सागर मिलेगा, लाल सागर मिलेगा। क्या मिलेगा? लाल सागर। तो लाल सागर के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों आपस में एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। साउथ की बात करें यहाँ पे लाल सागर के साउथ में, तो यहाँ पे आपको एक जल संधि मिलती है बाब अल मंडेब जल संधि। क्या नाम है? बाब अल मंडेब जल संधि। और इस जल संधि के द्वारा ये एशिया अफ्रीका से भी यहाँ से अलग हो रहा है। इस जगह पे बात करें तो एक आपको प्रायद्वीप मिलेगा, उसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप किसका है? तो उत्तर क्या होगा आपका? मिस्र का भाग है। और इसी मिस्र का भाग है जो सिनाई प्रायद्वीप, ये है एशिया के अंतर्गत आता है। यही कारण है कि मिस्र को क्रॉस कॉन्टिनेंटल कहा गया है। यहाँ सिनाई प्रायद्वीप के पूरब में एक आपको खाड़ी मिलती है, उसका नाम है अकाबा की खाड़ी। पश्चिम की ओर है, उसका नाम है स्वेज की खाड़ी है आपका ये। सिनाई प्रायद्वीप के उत्तर में देखा जाए तो आपको भूमध्य सागर मिल जाता है ये, है ना। फिर इसके बाद अरेबियन प्रायद्वीप ये आपका है। क्या है? अरेबियन प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है ये, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। अब इस प्रायद्वीप के पूरब में क्या मिलेगा आपको? फारस की खाड़ी, पश्चिम में लाल सागर, दक्षिण में अरब सागर। तो ये भी आपका एक प्रायद्वीप हो गया ये। अब जो फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी में जो स्थित देश आते हैं जिसकी यानी संलग्न सीमाएं इसके साथ लगती है, उन देशों को नाम दिया जाता है गल्फ़ कंट्रीज़ कहा जाता है, खाड़ी देश कहते हैं। और गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ साथ आगे की तरफ जाते हैं दक्षिण की तरफ, तो यहाँ पे एक आपको जल संधि मिलती है, उसका नाम क्या है? हरमुज जल संधि। हरमुज जल संधि क्या करती है कि जो अरब प्रायद्वीप है और ईरान दोनों के बीच की क्या करी है? सीमा बना रही है ये। तो ये तो इसका दक्षिण वाला पोर्शन यहाँ से क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग भूमध्य सागर यहाँ पे। अब भूमध्य सागर से आते हैं हम लोग भूमध्य सागर के द्वारा फिर एजियन सागर, एजियन सागर के द्वारा प्रवेश कहाँ कर जाते हैं हम लोग? मरमरा सागर में। कहाँ प्रवेश करेंगे? मरमरा सागर में।
और मरमरा सागर में प्रवेश करने के लिए कौन सी जल संधि का प्रयोग करेंगे? डार्डानेल्स जल संधि का प्रयोग करेंगे। किसका नाम करेंगे? डार्डानेल्स जल संधि। और फिर जब मरमरा सागर में आ जाते हैं, मरमरा सागर के बाद फिर हम लोगों को जाना पड़ेगा काला सागर में। काला सागर में जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? वास्पोरस जल संधि। कौन सा है? वास्पोरस जल संधि का प्रयोग करेंगे। और काला सागर के बाद फिर हम लोग एजो सागर में जाएंगे, तो एजो सागर में जाने के लिए कौन सा जल संधि प्रयोग करेंगे? केरिच जल संधि। और इस तरह से यानी एजो सागर के साथ सीमाओं की बात करें तो एक तरफ आपका है रसिया, तो दूसरी तरफ क्या है आपका? यूक्रेन, है ना। और यूक्रेन का जो दक्षिणी वाला पोर्शन उसी को नाम दिया जाता है क्रीमिया कहा जाता है। और यही क्रीमिया अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत था। ठीक, 1991 से पहले क्रीमिया यानी किसके पार्ट के अंतर्गत आता था? सब ये सब के सब रसिया के अंतर्गत आते थे। जब 1991 में इसका विघटन हो रहा है तो क्रीमिया किसको दे देता है? ये यूक्रेन को दे देता है। लेकिन जब यूक्रेन का प्रभाव किसके साथ हो जाता है? नाटो के साथ संलग्न हो जाता है, तब वो क्या करता है कि अटैक करके इसी क्रीमिया को अपना हिस्सा बना लेता है। और उसी को लेने के लिए क्या हो रहा है? दोनों के बीच में आज ये द्वंद्व युद्ध यानी ये चल रहा है ये। ठीक, काला सागर के बाद यहाँ देखते हैं तो काकेशस सागर मिलेगा। काकेशस से पर्वत मिलता है और काकेशस पर्वत के साथ यहाँ देखें तो कैस्पियन सागर। ठीक, और इसी काकेशस पर्वत पे यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है, ऊंची चोटी है एल्ब्रुज चोटी। कौन सी है? एल्ब्रुज। एल्ब्रुज चोटी स्थित है आपका ये। ठीक, तो इस तरह से देखिए हम लोग क्या है कि ये पूरा का पूरा एक सीमांकन यानी मिल जाता है कि यहाँ से कैसे कैसे आपका ये विकसित है ये। ठीक, तो इसी को हम लोग आगे नोट कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा कि पश्चिमी एशिया का जो सामान्य परिचय उसके संदर्भ में हम लोगों ने पूरी की पूरी बातें की हैं। अब इसके बाद कुछ यहाँ के पर्वतों की बात करते हैं हम लोग, है ना। पश्चिमी एशिया के जो प्रमुख पर्वत हैं उन पर्वतों से बात करते हैं। सबसे पश्चिम में देखें हम लोग तो जहाँ पे देखिए ये टर्की है ना। इसी को टर्की को एक उपनाम दिया जाता है माइनर एशिया कहा जाता है। क्वेश्चन आ चुका है अभी कि किस देश को माइनर एशिया नाम दिया गया है? माइनर एशिया, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? तुर्की को कहा गया है। या इसी तुर्की को एक और भी उपनाम दिया जाता है, एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं हम लोग। एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसी को एक और उपनाम दिया गया है, एशिया का यूरोप का मरीज कहा गया है, सिकनेस ऑफ द यूरोप। यूरोप का मरीज कहा गया है। हर चीज़ के पीछे कारण है ना। क्यों ऐसा कहा गया है? हर चीज़ के पीछे कारण है। माइनर एशिया यानी एशिया का एक छोटा रूप कहा गया है। ठीक, तो एशिया के वो सारी चीज़ें, भौगोलिक चीज़ें हैं वो टर्की के अंदर पाई जाती, इसलिए इसको नाम दे दिया गया, उपनाम दे दिया गया है कि आपको एशिया माइनर कहा गया है। एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जब अनातोलिया पर टर्की ने अधिकार कर लिया तो इसने क्या किया कि यूरोप के मार्गों को बाधित कर दिया, और जिस वजह से यानी पूर्वी एशिया में जो प्रवेश करते थे, है ना, एशिया में जो प्रवेश किया जाता था, तो इस तरह से यानी इस एशिया में प्रवेश का द्वार भी यानी समाप्त हो गया था। इसीलिए इसको एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यूरोप का मरीज कहा जाता है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि यूरोप का जो 2% है, टर्की का जो 2% एरिया है, इस्तांबुल, क्या है उसका नाम? इस्तांबुल। वो
इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से या एजुकेशन के दृष्टिकोण से यूरोप के अन्य देशों से क्या है, काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। इसीलिए यानी इसको एक नाम दे दिया जाता है, यूरोप का मरीज़ कहा जाता है। और जब हम लोग टर्की में प्रवेश करते हैं तो यहीं पे एक आपको पर्वत मिलता है, अनातोलिया, है ना। अनातोलिया का पठार भी, अनातोलिया की पर्वत भी है आपका है यहीं पे। अनातोलिया पर्वत, अनातोलिया का पठार, मैप में भी देखिए आपको ये मिल जाएगा। और थोड़ा सा इसके इधर आते हैं तो वहाँ पे एक और आपको पर्वत मिलेगा, टारस पॉन्टिंग पर्वत, सॉरी क्या मिलेगा, पॉन्टिंग पर्वत मिलता है। पॉन्टिंग पर्वत मिलेगा आपको ये। और थोड़ा सा हम लोग पूरब की ओर आते हैं तो यहाँ मिलेगा आपको एल्ब्रुज पर्वत, है ना। ईरान में देखते हैं हम लोग तो क्या मिलता है आपको, एल्ब्रुज पर्वत मिलेगा। एल्ब्रुज पर्वत ईरान में है आपका, ये है ये, ठीक। और इसके थोड़ा सा और पूरब में आते हैं हम लोग, हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश, तो यहाँ से एक चीज़ आपको क्या मिल जाती है, एक पर्वतों की श्रेणी मिल जाती है देखने को, एक श्रृंखला मिल जाती है ये, है ना। एक है यहाँ से क्या मिल जाएगा, पर्वतों का एक श्रृंखला मिल जाता है। जो सबसे पूरब में हिंदुकुश पर्वत, फिर इसके बाद एल्ब्रुज पर्वत, फिर इसके बाद पॉन्टिक पर्वत, और फिर इसके बाद अनातोलिया पर्वत, है ना। एक क्या है यहाँ से श्रृंखला दिखाई देती है। मैप में भी देखेंगे आपको इस तरह से ऐसे आपको ये मिलेगा ऐसे, हिंदुकुश पर्वत, इसके बाद एल्ब्रुज पर्वत है, एल्ब्रुज माउंटेन है जी, नहीं नहीं चोटी तो काकेशस पे है ना। एल्ब्रुज नाम के दो चीज़ें मिलते हैं, है ना। एल्ब्रुज की बात करें हम लोग तो कैस्पियन सागर के दक्षिण में देखिएगा तो पर्वत है वो, और जो काकेशस पे है एल्ब्रुज आपकी चोटी भी है, दोनों है ये आपका ये, ठीक ना। हाँ चोटी भी है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ आपको मिलता है ये, ठीक ना। और दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। एल्ब्रुज पर्वत पूछा जाए तो कहाँ पे है, तो उत्तर क्या बताएंगे, ईरान में है। एल्ब्रुज चोटी कहाँ पे है, तो उत्तर क्या बताएंगे, काकेशस पर्वत पर है, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक ना। फिर टर्की में जाते हैं तो वहाँ पे मिलेगा आपको पॉन्टिंग पर्वत और अनातोलिया पर्वत। तो उत्तर में इस तरह से क्या है कि पर्वतों की एक श्रृंखला देखने को मिल जाती है ये, पर्वतों की क्या है कि महत्वपूर्ण यहाँ से श्रृंखला मिलती है ये। दूसरी बात करें हम लोग तो इसका जो पश्चिमी जो भाग है, एशिया का जो पश्चिमी भाग है, उसी को पवित्र भूमि कहा गया है। पश्चिमी भाग को क्या कहा गया है, पवित्र भूमि। इजराइल की राजधानी है जेरूशलम, इजराइल की राजधानी जेरूशलम, ठीक। तो जो सबसे विश्व के सबसे पवित्र भूमियों में से एक मानी जाती है ना, विश्व के सबसे पवित्र भूमियों में से एक मानी जाती हैं। क्यों मानी जाती हैं, पवित्र भूमि कहा जाता है। जेरूशलम,
क्योंकि यहाँ पर 3 धर्मों का उद्भव स्थान माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 धर्मों की जननी मानी जाती है। ठीक, यहाँ का जो सबसे प्राचीन धर्म था, जिसे यानी गॉड कहते हैं हम लोग, इसे क्या कहते हैं हम लोग, गॉड कहते हैं। किसे कहते हैं, क्रिश्चियन, ईसाई। ईसाई धर्म। दूसरा है आपका मुस्लिम धर्म। और तीसरा जो है यहूदी धर्म। यहूदी धर्म। ईसाई धर्म की जो पवित्र पुस्तक है, क्या नाम है उसका, बाइबल। मुस्लिम धर्म का है कुरान। और यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ जेद अवेस्ता। जेद अवेस्ता, ठीक ना। तो इस प्रकार ये क्या है, जो जेरूसलम है, ये पवित्र भूमि मानी जाती है। अब इनमें जो एक सबसे बड़ी चीज़ थी, वाद का कारण बना हुआ था ये, अपने आप को श्रेष्ठ करने के लिए, है ना। इनमें जो सबसे समझदार निकला वो कौन है, ईसाई धर्म, ठीक है ना। ये सबसे समझदार निकले, कहें भैया ऐसा है, हमको वाद विवाद में पढ़ना नहीं है, अपना गॉड ऑड का जो भी हुआ था, अपना सब कुछ पुस्तक सब ले करके, जो धार्मिक चीज़ें हैं ले करके यहाँ से निकल लिए। और निकल करके कहाँ गए, यूरोप के देशों में चले गए। स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है ना। इन क्षेत्रों में अपना धर्म का, यूके हो गया, इन फ्रांस हो गया, इन सब क्षेत्रों में अपना धर्म का प्रसार करना शुरू कर दिया। और समझदार के लिए यही चीज़ है, कहीं पर अगर विवाद है तो विवादों में पड़ने की अपेक्षा वहाँ से हट करके अपने बल विद्या बुद्धि का प्रयोग कहीं और लगा दे, वो सबसे ज़्यादा चीज़ है ये। आदर्शवादी आइडियलिज्म वहाँ पे थे, सब चीज़ें। हाँ, तो इस तरह से ईसाई धर्म का जो प्रसार है कहाँ चला गया, आपका यूरोपीय कंट्री में चला गया। अब बच गए 2 लोग, एक मुस्लिम धर्म, दूसरा क्या है, यहूदी धर्म। यहूदी जो लोग थे बिजनेसमैन थे, ये इनका क्या था, मेन पैसा बिजनेस में करना। ये लोग जर्मनी में जा कर के शुरू किए, वहाँ से बिजनेस करके अपना आना जाना, ये सब चीज़ें। और जब वहाँ पे हिटलर का इमर्ज होता है, 1929 की आर्थिक मंदी आती है, उसके परिणामता क्या होगा कि हिटलर ने जियो पॉलिटिक्स खेलना शुरू किया। हिटलर ने क्या किया, जियो पॉलिटिक्स खेलना शुरू किया। जियो पॉलिटिक्स मतलब क्या है, भू राजनीति। भू राजनीति, कॉन्सेप्ट ऑफ द जियो पॉलिटिक्स, जेलिन, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ द जियो पॉलिटिक्स किसकी है, जेलिन महोदय की है। जेलिन महोदय। डेवलपमेंट ऑफ द जियो पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट
ऑफ द जियोपॉलिटिक्स। हाउस होकर के दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। ये भी आपका जेलिन वाला भी आपका आएगा, नेट में पूछा गया है, हाउस पेपर तो कई बार पूछ चुका है आपका ये, ठीक है ना। द डेवलपमेंट ऑफ द जियोपॉलिटिक्स किसका है, हाउस पेपर ने किया था ये। जो हिटलर की विचारधारा थी, डार्विन का जो विकासवाद है उससे प्रभावित था ये। डार्विन का जो विकासवाद की थ्योरी आती है, ठीक ना, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। और डार्विन के ही समकालीन में कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर मिलते हैं आपके ये। हर्बर्ट स्पेंसर मिल जाते हैं। और इनका जो थ्योरी आती है सर्वाइवल ऑफ द फीटस, बहुत ज़्यादा पूछा गया जाने वाला क्वेश्चन आपका। सर्वाइवल ऑफ द फीटस, ठीक ना। यानी जो व्यक्ति जितना ज़्यादा संघर्ष करेगा उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा ये, ठीक। ये किसका है, ये हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर से प्रभावित होने वाला रेडजेल, ठीक है ना। इनसे प्रभावित होने वाला कौन था, रेडजेल। रेडजेल वही है रेडजेल जिनको यानी प्रसिद्ध रचना आती है एंथ्रोपोजोग्राफी। इनके जो सबसे प्रसिद्ध रचना क्या है, एंथ्रोपोजोग्राफी, जिसको यानी 2 खंडों में लिखा था। खंड वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम फर्स्ट में इन्होंने क्या ना किसका प्रतिपादन किया है, नियतिवाद का किया है। किसका किया है, नियतिवाद का है। अब वॉल्यूम सेकंड में इन्होंने क्या किया है, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या की समस्या, प्रवास, है ना, प्रवास के सिद्धांत, इन सबसे रिलेटेड बात की है, ठीक। और इन्हीं को मानव भूगोल का संस्थापक भी कहा जाता है। एंथ्रोपोजोग्राफी का अर्थ ही होता है मानव भूगोल, ठीक। तो कभी कभी हिंदी में भी दे दिया जाता है मानव भूगोल खंड 1 किसकी यानी रचना है, तो उत्तर क्या होगा, रेडजेल की है। अपने अंतिम दिनों में 1899 में इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना आती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। कौन सी पुस्तक आती है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल। ऐसी राजनीतिक भूगोल के कारण इन्हें राजनीतिक भूगोल का जनक कहा गया है, ठीक ना। राजनीतिक भूगोल का जनक कहा गया है। और राज्य की जैविक इकाई की संज्ञा क्या है, आ चुका है क्वेश्चन, ठीक ना। राज्य की जैविक इकाई यानी यही रेडजेल है। जैसे जैसे जीवों का विकास होता है वैसे वैसे राज्यों का भी विकास होता है ये, ठीक। तो ये सारी जो विचारधारा थी ये यानी हिटलर के मन मस्तिष्क में पूरी बैठी हुई थी। यहूदी लोग आए थे यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए। 1929 का आर्थिक मंदी और वहाँ की मुद्रा का बहुत तेज़ी से अवमूल्यन होना, और अंततः क्या किया उसने कि इनको देशद्रोही घोषित करने का प्रयास किया। और सीधे यानी जब देशद्रोही घोषित करने का प्रयास किया तो धर्म का सहारा लिया हिटलर ने, और बस एक चीज़ कह दिया कि जो हम लोगों के जो ईसाई धर्म हैं, जीसस जिसे कहते हैं, ईसा मसीह, उनको जो मर्डर करवाने में जो हाथ किसका था, वो इन्हीं यहूदियों का था। इसलिए क्या है कि इनको अपने देश से निकाल भेजिए। और अंततः क्या हुआ कि डार्विन के वो सारे सिद्धांत हैं जो कि डीएनए से रिलेटेड था, है ना, कि शुद्ध जर्मन कौन है ना, शुद्ध जर्मन है कौन, प्योर जर्मन है कौन। इसके लिए क्या किया जाए कि जर्मन यानी डीएनए का प्रयोग कर लिया जाए। डीएनए के जांच करवाने की बात आई,
और उसे डीएनए के द्वारा बताया जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो कि प्योर वहाँ के मूल निवासी नहीं थे, जो आकर के बसे हुए थे। उनको यानी एक गैस का चैम्बर बनाया, उस गैस के चैम्बर में उनको यानी मरवा दिया। ये सारी चीज़ यानी होना शुरू हो गई है। और इस प्रकार 1939 में हिटलर की जो जियोपॉलिटिक्स थी, भू राजनीतिकरण, किसने पोलैंड पे अटैक कर दिया। और वही पोलैंड पे अटैक करना क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन गया था। वो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन गया। ठीक, युद्ध के पश्चात जो सबसे बड़ी समस्या आई कि जो यहूदी इधर उधर घूम रहे हैं शरणार्थी के रूप में, इनको क्या किया जाए। तो इनको ये एक हुआ कि चलिए इनको जो मूल निवास है, जहाँ पे फ़िलिस्तीनियों यानी जो बस गए हैं, उनके मूल निवास पर क्या कर दिया जाए, इनको वापस से संरक्षित कर दिया जाए। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाई गई, किसके द्वारा निभाई गई, यूएसए के द्वारा निभाई गई। क्योंकि यूएनओ का गठन करना है, देश में यानी शांति ले आना, तो 1948 में ले आकर के यहाँ पर उनको प्रतिस्थापित किया। और इस प्रकार जब यहाँ पे आए तो उसे एक छोटा सा नाम दिया गया, इजराइल नाम दिया। और पहले से आकर के बसे हुए थे कौन वहाँ पे, इससे पहले थे आपके फ़िलिस्तीन, वहाँ के लोग थे वो। और इस प्रकार दोनों के बीच में अंतर्द्वंद्व होना शुरू हुआ। तो इस प्रकार देखिए, एक तरफ भारत और पाकिस्तान में 1948 का युद्ध, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, विश्व में हो रहा है इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में युद्ध। भारत का सपोर्ट करने वाला कौन था, रसिया। फ़िलिस्तीन का सपोर्ट रसिया की तरफ, इजराइल का सपोर्ट यूएसए की तरफ से, पाकिस्तान का सपोर्ट यूएसए की तरफ से। और इस तरह से क्या हो रहा है कि शीत युद्ध का यानी प्रारंभ हो जाता है। ये विश्व है दो गुटों में बंटना शुरू हो जाता है। ये अंततः क्या हुआ, किसी तरह से लड़ झगड़ करके इजराइल तो यहाँ पे प्रतिस्थापित हो गए, लेकिन जो फ़िलिस्तीन थे वो इन पर क्या हुआ कि अटैक करना नहीं छोड़ते थे, कि अपने जो मूल भूभाग थी, जो पवित्र भूमि थी, जो जेरूसलम, उसको लेना चाहते थे वो। और इसी के चलते फिर आगे चल कर के 1967 फिर युद्ध होता है। 1967 में फिर क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। यहाँ पे जो उत्तर में आपका जो बसा हुआ था आपका जॉर्डन है ना, देखिएगा इसमें जॉर्डन मिलेगा आपको। जॉर्डन नाम की एक नदी भी है आपका, ये है ना जॉर्डन। जॉर्डन ये रहा, उत्तर में है। ठीक, ये बिल्कुल यहाँ उत्तर में, इसी के उत्तर में जाएंगे जॉर्डन। और उसी के पास में आपका है सीरिया भी है ना, उसी के पास आपका सीरिया। और वहीं पे आपका है लेबनान भी है आपका, है ना। तो ये सब देखिए क्या है कि ये लोग फ़िलिस्तीनियों की मदद करते थे, फ़िलिस्तीनियों की मदद कर रहे थे। और उसके परिणाम यहीं पे एक पर्वत पाया जाता है। पर्वत के बारे में पूछा गया, गोलन व्हाइट पर्वत। कौन सा पर्वत है, गोलन व्हाइट। गोलन व्हाइट है। इस पर्वत के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है ना। इस पर्वत पर क्या है, बर्फ़ जमी रहती है। अब चूँकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र से एक रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और महाद्वीप का पश्चिमी भाग भी है, मरुस्थल भी काफ़ी ज़्यादा है। रुबल खाली मरुस्थल इसी क्षेत्र में मिलेगा आपको वो। और इसका परिणाम स्वरूप क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा, और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से
यहाँ के जो जलीय क्षेत्र हैं उनका वाष्पीकरण काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पे क्या हो रहा है? वाष्पीकरण। लाल सागर ये है, भूमध्य सागर यहाँ पे है, ये इनका वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण होकर के इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर चले जाते हैं ये वाष्प बनकर। और जब ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होगा? आइस बनेंगे ये, ठीक है ना? क्या बनेंगे? आइस। और कौन से बादल का निर्माण करेंगे? सीरस बादल, है ना? कौन सा बादल बनता है? सीरस। आता है ना क्वेश्चन कि सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाला बादल कौन सा है, तो उत्तर क्या होगा? सीरस बादल। सीरस को कैसे याद करते हैं हम लोग? सर से याद करते हैं, सर हमारा सबसे ऊपर है तो उसी को यानी सीरस बादल कहते हैं। जब देखिए मार्च का जब महीना होता है तो आसमान बिल्कुल वाइट नज़र आता है, चमकीला नज़र आता है, मोतियों की तरह नज़र आता है ना? तो इस तरह से जो बादल नज़र आते हैं वो सीरस बादल ही होते हैं, जो सबसे ऊंचाई पर होते हैं वो। तो चमकाव क्या होता है? वो चमकना यानी जब सूर्य की किरणें आती है उस आइस पर जब पड़ती हैं तो वहीं से वो चमकता है वो सीरस, ठीक ना? तो इसी को यानी सीरस बादल, ठीक। तो यहाँ पे सीरस बादल, और वही सीरस बादल है जो कि गोलन वाइट जो पर्वत है उसकी चोटी पर आकर के जम जाते हैं। और जब धीरे धीरे देखिए वो मेल्ट होंगे, है ना? जब धीरे धीरे वो मेल्ट होंगे तो उनका पिघलाव होगा वो। और जब इनका देखिए पिघलाव होता है तो उसी क्षेत्र में आगे की तरफ हम लोग देखते हैं तो एक नदी मिलती है। नदी का नाम क्या है? जॉर्डन नदी। कौन सी नदी है? जॉर्डन नदी। काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे ना। जॉर्डन नाम का देश भी है, जॉर्डन नाम की नदी भी आपके यहाँ पाई जाती है ये। और इस तरह से इसका जो पानी है वो कहाँ पे आ रहा है? जॉर्डन के अंतर्गत आ जाता है ये। मिल गया कि नहीं आपको? जॉर्डन नदी। और जो जॉर्डन नदी जो आ रही है इसको अगर एक फिगर के द्वारा भी अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पार्ट नज़र आ रहा है कि नहीं? यहाँ वाला आ रहा है। जैसे इसको बना लीजिएगा, ये गोलन वाइट, यहाँ से ऐसे ये नदी आ रही है, जॉर्डन नदी। जॉर्डन नदी आती है। गोलन वाइट पर्वत। और आगे चल करके यहीं पे एक आपको झील मिलेगी, और झील का नाम है आपका गैलिस। सी ऑफ गैलिस कहते हैं इसी को। सी ऑफ गैलिस। उसमें शायद ना मिले, छोटी सी झील है आपका ये, ठीक। तो देखने में केवल ये छोटी है, लेकिन वहाँ के लिए बताया जाता है ये अमृत का कार्य करता है ये, सी ऑफ गैलिस। और इसके बाद फिर ये नदी फिर आगे की तरफ चल रही है। और दो देशों की ये सीमा भी बनाती है इसके बाद, है ना? देखिएगा, ये तो सीमा का आपको यहाँ पे नज़र आएगा। एक तरफ आपका जॉर्डन आ जाता है और दूसरी तरफ आपका आता है इजराइल। जॉर्डन और इजराइल की सीमा बनाते हैं, ठीक है। इसके इधर आपका है जॉर्डन और इधर आपका है ये इजराइल।
इसके बाद ये नदी आकर के एक ऐसे सागर में आके गिरती है जिसमें कोई डूब नहीं सकता। कौन सा सागर है? मृत सागर, डेड सी, है ना? क्या है उसका नाम? डेड सी, डेड सी। तो इस तरह से देखिए आपका ये है गोलन व्हाइट, जॉर्डन नदी, सी ऑफ गैलिस, और दो देशों के बीच की सीमा बना रही है, जॉर्डन और इजराइल, और फिर आपको मिल जाता है यहाँ पे मृत सागर। इनमें से एक है जो कि मीठे पानी की झील है। हाँ मार्कर रखिए यहाँ पे आपकी है, हमारे पास है मार्कर। अच्छा नहीं, हम लेके आते हैं। तो इन दोनों झीलों में से देखा जाए, एक का झील का जो पानी है मीठा है और एक का है खारा है। किसका मीठा होगा, किसका खारा होगा? डेड सी का खारा है। मीठा किसका होगा? गैलिस का है। तो गैलिस झील का पानी मीठा क्यों है? बर्फ़ से आ रही है, ठीक है। बर्फ़ से तो ये भी आ रही है। इसका नहीं, तो स्थल से तो ये भी आ रही है, कोई अलग से नहीं है। नहीं, मरुस्थल तो उधर भी है, इधर भी है। सबसे बड़ा जगह कारण है इसके पीछे कि क्या कारण है सी ऑफ गैलिस का पानी मीठा क्यों है? क्योंकि इसका पानी स्थिर ना होकर के अस्थिर है। पानी इसका स्थिर ना होकर के अस्थिर है, और ये कैसा आपका स्थिर है। और जब पानी कोई स्थिर होता है तो वाष्प का वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण होकर के क्या हो जाता है, उसकी डेंसिटी यानी बढ़ जाती है, और ये पानी जो आता है ये यानी यहाँ से आगे की तरफ पलायन हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार सी ऑफ गैलिस, सारी जो लड़ाई है यहाँ पे, विवाद का जो जड़ है, बस यही है, सी ऑफ गैलिस है ना। डेड सी इतना ज़्यादा नीचे है, गहराई पर है, ठीक है ना। और पानी जिस हिसाब से आता है वो ज़्यादा एक्सेस पानी है ही नहीं। रेतीली भूमि है, मैक्सिमम है, यानी सबके सब क्या है, सोख ली जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार वो है ही नहीं आपका ये, ठीक। तो सी ऑफ गैलिस का पानी यानी कैसा है, मीठा है। लेकिन मीठा है लेकिन सुपीरियर जैसा नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है विश्व की सबसे कम मीठी झील कौन सी है ना। विश्व की सबसे कम मीठी पानी की झील कौन सी है, तो सी ऑफ गैलिस है। मीठा है पानी लेकिन उतना मिठासपन नहीं है जितना और जो फ्रेश वाटर आपका होता है, ठीक है ना। इजराइल ने क्या किया था 1967 में, इसी गोलन व्हाइट पर अटैक करके अपने कब्जे में ले लिया। गोलन व्हाइट को अपने कब्जे में ले लिया। अब परेशान हुआ लेबनान, जॉर्डन, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या और आइए दूसरे के बीच में दखल अंदाजी दीजिए। अब झगड़ा हमारे और फ़िलिस्तीन के बीच में था, है, आप लोग उनकी हेल्प करते थे। अब आइए, अब इस पे देखिए जो कब्जा किया, तो यहाँ का जो सोर्स ऑफ वाटर था, जो इस पानी इसमें आ रहा था, वो उसका रास्ता ही उसने बदलने का प्रयास कर दिया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसका जो पानी था लेबनान भी प्रयोग करता था, जॉर्डन भी प्रयोग करता था, तो जो एक मुफ्त में उनको पानी मिल जाता था वो पानी ही यानी उनको नहीं दिया, ये इतना ज़्यादा वो कर दिया वो, क्योंकि आगे ही यानी ये मिल गया, तो एक्सेस जो पानी है अपना ये अपना यूज़ करने लगा वो सारा चीज़, है ना। क्योंकि यहाँ से आता था, इससे पहले यानी आए तो एक्सेस पानी जा ही नहीं पाता था, सब चीज़ें, ठीक।
तो इस प्रकार यानी सी ऑफ गैलिस पर एक तरह से जो कब्जा है किस पे हो गया, इजराइल का हो गया धीरे धीरे। वो 1981 में फिर युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में क्या हो रहा है कि गोलन वाइड पर पूर्ण रूप से फिर अपना अधिकार कर लेता है ये इजराइल, है ना। और यही नहीं, 1967 में जो सिनाई प्रायद्वीप थे, इस सिनाई प्रायद्वीप को भी अपने कब्जे में ले लिया था इजराइल, क्योंकि मिस्र भी इसका सपोर्ट कर रहा था फिलिस्तीन का। तो जो जो देश फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में गए उन देशों का भूभाग क्या किया, इसने हड़प लिया। और सपोर्ट किसका मिल रहा था, रसिया का मिल रहा था, है ना। सपोर्ट किसका मिल रहा था, रसिया। और इसी समय देखिए एक सबसे बड़ी जो घटना घटती है, ओपेक का निर्माण हो रहा था, है ना। ओपेक का निर्माण की बात आई थी कि सितंबर 1960, सितंबर 1960 किसका गठन हुआ था, ओपेक का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था, ओपेक का गठन। ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्री, है ना। तो जो एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री थी उन्हीं का यानी ये गठन हो रहा था। अमेरिका इनसे भी झल्लाया हुआ था, अमेरिका इनसे भी झल्लाया हुआ था कि इन्होंने अपना एक जो ओपेक का गठन कर लिया, है ना, कि सब यानी अपनी के एक जो एक भू राजनीति खेल रहे हैं, इससे और ज़्यादा समस्या है। इन्हीं सब से यानी वो परेशान करने के लिए इसने क्या किया कि इन जो देश थे जो यानी फ़िलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे थे, उनको इस तरह से तोड़ा कि दोबारा वो दुस्साहस ना कर सके। तो इस प्रकार देखिए क्या हो रहा है कि एशिया माइनर, ये सिनाई प्रायद्वीप, इस पर अटैक कर लिया, गोलन हाइट इस पर यानी अटैक करके अपने कब्जे में कर लिया, सी ऑफ गैलिस इस पर भी यानी ये कब्जे में कर लिया, ठीक है ना। और आज भी ये क्या है देखा जाए, बाद में इसने जब काफ़ी रिक्वेस्ट किया मिस्र ने, तब जाकर के सिनाई प्रायद्वीप उसको वापस कर दिया। लेकिन आज भी गोलन वाइट और इस पे सी ऑफ गैलिस पर अपना कब्जा ये बरकरार रखा हुआ है ये, ठीक ना। तो इस प्रकार ये जो यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स हो रही है, भू राजनीति, ठीक, तो एक तो यहाँ पे हो रही है और दूसरी आपके देखिए जो काला सागर है यूक्रेन और रसिया के बीच की हो रही है ये, ठीक है। दूसरी ओर ये हो रहा है ये, और दोनों में अमेरिका का सबसे बड़ा अहम रोल है ये। तो इसको भी थोड़ा सा नोट करवा देते हैं।